Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी. योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन. ये आज की हमारी कोटेशन है. इंडिया कहाँ से आएंगे. आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा आपकी डायरेक्शन को. सो हमारे अपने एटीट्यूड को अच्छे से बना के रखें ताकि आप सही दिशा में जा सकें. वन लाइनर क्वेश्चन है. इसके अंदर बताना है आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस की गई थी 2014 में आसियान की समिट के अंदर. तो आपको बताना है कि कौन सी समिट थी और कहाँ हुई थी. म्यांमार में मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है. मिलिट्री कूप कौन से देश में हुई. ये तो वैसे आसानी क्वेश्चन मुझे लगता है सभी को ही पता होगा. इंडिया डेवलप कर रहा है कौन सा पोर्ट जो कनेक्ट करता है हल्दिया और रखाइन स्टेट को. आंग सान सू की ये अवार्ड दिया गया था इनको नोबेल पीस प्राइज़ का. तो आपको बताना है कौन सी ईयर में दिया गया था. इंडिया ने हैंड ओवर किया है एक सबमरीन म्यांमार को मिलिट्री रिलेशंस को बढ़ाने के लिए. आपको सबमरीन का नाम बताना है. इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं हमारे 4 स्टेट्स म्यांमार के साथ में. एक मणिपुर, एक और दूसरा मिज़ोरम. 2 मैंने बता दिए, 2 आपको बताने हैं. ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है. म्यांमार एक कॉर्नर स्टोन है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर. इसके ऊपर हमें कमेंट करना है. हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा. इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है. किसके लिए. प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक एंड 4 C's. वो क्या हैं. कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैप्टिविटी. और इसके साथ साथ सिक्योरिटी रिलेशंस को भी, ताकि ये बहुत बड़ा वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन है. इसके अंदर डिफरेंट लेवल पे काम किया जा सके. इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1991 में. पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे फॉर्मर पीएम थे उन्होंने इसे बनाया था. उसके बाद में इसे इसको अपग्रेड किया गया, टर्न किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आसियान की 12th समिट के अंदर जो म्यांमार में हुई थी. ओके, अब हमें बताना है कि म्यांमार कॉर्नर स्टोन कैसे है. म्यांमार अकेला एक ऐसा आसियान देश है जो हमारे साथ लैंड और मैरीटाइम दोनों ही बॉर्डर शेयर करता है. इसे गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है. इंडिया और म्यांमार के लोगों में इथनिसिटी और रिलीजन एक जैसे हैं. जैसे कि बुद्धिस्ट, वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन है. म्यांमार हेल्प करता है सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के कामों में नॉर्थ ईस्ट रीजन में. दोनों ही कलेक्टिव मेमोरीज हैं दोनों की ही इंटरेक्शंस एंड एक्सचेंजेस में. किस चीज़ में. जैसे कि फिलोसफिकल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, कल्चरल हो गया, कॉमर्शियल हो गया. ओके, नाउ म्यांमार एक अट्रैक्टिव मार्केट भी है और इकोनॉमिक पार्टनर भी है इंडिया का. चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये काम आ सकता है. म्यांमार एक ऐसी कंट्री है, यहाँ फिर से ओनली आ गया क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी ये इंक्लूड है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी. तो आप समझ ही सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी. अब चैलेंजेस क्या क्या है हमारे लिए. ट्रेड डेफिसिट. हमारा आसियान कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है. चाइना इनसर्कलिंग कर रहा है इंडिया की चारों तरफ. जो CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये मैंने गलत कर दिया. CPEC आएगा यहाँ पे. थ्रू आर टेरिटरी, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. बैलेंस बनाना चाइना और क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, ये भी हमारे लिए एक मुश्किल टास्क है. मिलिट्री कूप जो म्यांमार में हुआ है ये भी इशू है. चाइनीज़ एग्रेशन. साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज़ एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है. बीजिंग के पास एबिलिटी है. बीजिंग मतलब चाइना की कैपिटल. अगर हमें किसी देश के बारे में बात कर रहे हो और उसकी कैपिटल को रिप्रेजेंट करें तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. तो आप इंडिया के बारे में बात करें तो दिल्ली लिख सकते हैं और चाइना या अदर कंट्रीज़ के बारे में बात कर सकते हैं तो उनकी कैपिटल को भी ऐड कर सकते हैं.
तो आगे बात करते हैं। ये डिवीज़न शो करता है आसियान के अंदर जो कॉम्प्लिकेट कर सकता है रिलेशंस को इंडिया और आसियान के बीच में, जिससे हम फर्दर टाइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते। और जैसे कि कंट्रीज़ हैं, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ हैं। इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस और प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। अब हम जानते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है वैक्सीन, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन्स टू म्यांमार। इंडिया और आसियान की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कलादान प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों ने मिलकर काम किया है। और इंडिया सितवे पोर्ट भी बना रहा है इसके अंदर ही। इंडिया फॉलो करता है पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस। हम किसी भी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इंडिया इंगेज कर रहा है इंडिया इंगेज कर सकता है म्यांमार के इशू में यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, क्योंकि हम परमानेंट मेंबर हैं ही नहीं वहाँ पे। यूएनएससी के सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं। आपको पता ही होगा कौन कौन से, बताइए ज़रा। चलो हमें बता देते हैं। यूएसए, चाइना, यूके, रशिया, एक हम बोल गए, फ्रांस। हाँ, अब याद आ गया। ओके, वे फॉरवर्ड में हम क्या बता सकते हैं। इंडिया इंगेज कर सकता है यूएनएससी में ताकि डेमोक्रेसी को दोबारा से स्थापित किया जा सके। हम यूज़ कर सकते हैं पीस कीपिंग फोर्स को, ना कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनकी गैप्स को कम किया जा सके। रिड्यूस करना चाहिए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर म्यांमार के ऊपर से। फोकस करना चाहिए हमें हमारे, देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत पहले पूरे होने चाहिए थे, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहा है कि हम टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं। काफ़ी बार तो फंडिंग प्रॉब्लम रहती है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। डेवलप करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन को इस पॉलिसी को सक्सेस करने के लिए। लिवरेज करना चाहिए सॉफ्ट पावर को ताकि टेक्निकल इन्फ्यूजन और ग्लोबल हमारा कल्चरल पावर है वो एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से टेक्निकल इन्फ्यूजन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमें पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए। इंक्रीज करना चाहिए इंगेजमेंट किसमें, साउथ चाइना सी में। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। हमें इस बात की कंसर्न है कि डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री की थ्रेटन्ड होती है, मुसीबत में आती है, तो हमें चिंता होती है। बट हमें अपनी पॉलिसी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो कि है नॉन इंटरफेरेंस की दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स के अंदर। लेकिन हम नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हेल्प कर सकते हैं एक्सटर्नली। उनके अंदर बात करनी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नली कोशिश कर सकते हैं प्रोटेक्ट करके म्यांमार को सैंक्शंस के लिए। क्योंकि अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो वो, जैसे कि पहले हुआ है कि चाइनीज़ हैंड्स के अंदर कंट्रीज़ गई हैं, जैसे रशिया है, ईरान है, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे पास्ट के अंदर। ये भी चाइना की तरफ चली गई। और अब नई कंट्री है जो सऊदी अरबिया है, वो भी इसी लाइन में चल रही है, क्योंकि अब जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, उन्होंने उनको साथ देने में उनके साथ काफ़ी सारी टाइज ख़त्म कर दी हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, जिसकी वजह से वो भी चाइना की ओर जा रहे हैं। तो अगर हम एक कंट्री को और सैंक्शंस में धकेल देते हैं तो हो सकता है कि वो भी आने वाले फ्यूचर में चाइना की तरफ चली जाए। अब वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर हैं, आपको पता चल ही गया होगा वैसे तो। 12th आसियान समिट के अंदर म्यांमार में हुई थी, जो उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। बुद्धिस्ट है जो मेजोरिटी रिलीजन है म्यांमार में। मिलिट्री coup भी म्यांमार में हुआ है। और सितवे पोर्ट है जो हल्दिया वेस्ट बंगाल फ्रॉम इंडिया को रखाइन स्टेट जो म्यांमार में है उससे कनेक्ट करता है। आंग सान सू की है, वो उनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। INS सिंधुवीर है जिसे म्यांमार की मिलिट्री को दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।